एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम मॉडर्न इंडिया बुक से देखेंगे थीम 10 कॉलोनियलिज्म एंड रूरल सोसाइटी एविडेंस फ्रॉम ऑफिशियल रिपोर्ट्स उपनिवेशवाद एवं देहात। हालांकि इस चैप्टर से सीबीएसई ने इस साल कुछ पाठ्यक्रम डिलीट कर दिया है, तो हम हटाए गए पाठ्यक्रम को छोड़ करके जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है उसी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में प्रचलित ब्रिटिश भू राजस्व पद्धति थी। स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। यानी ब्रिटिश शासनकाल में तीनों ही प्रकार की भू राजस्व पद्धतियाँ लागू थी। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा सा हम इसके बारे में भी देख लें। स्थायी बंदोबस्त है, ये 1790 में लागू किया गया था और 1793 में इसे स्थायी किया गया था। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा ये शुरू किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ये ब्रिटिश भारत के तकरीबन 19% क्षेत्र में लागू था, जिसमें मुख्य है बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा। हालांकि यूपी के वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में भी स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। इसमें भू राजस्व को स्थायी कर दिया गया था, यानी इसमें 2,68,00,000 निश्चित भू राजस्व तय कर दिया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। दूसरी प्रकार की व्यवस्था है रेतवाड़ी बंदोबस्त। रेतवाड़ी बंदोबस्त ये दक्षिण भारत में शुरू किया था। कैप्टन रीड ने ये शुरू किया था, हालांकि बाद में उसका विश्वास उठ गया, तो थॉमस मुनरो इसके जनक माने जाते हैं। थॉमस मुनरो ने 1825 में ये व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू की थी और ये तकरीबन 51% ब्रिटिश क्षेत्र में लागू थी, जिसमें बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में ये लागू था। यानी दक्षिणी भारत में हम कह दें रेतवाड़ी बंदोबस्त लागू था। तो रेत का मतलब होता है किसान, यानी इसमें सीधा किसानों से तय किया गया था। स्थायी बंदोबस्त में तो जमींदारों को मध्यस्थ मानते हुए जमींदारों के साथ समझौता किया था कि जमींदार किसानों से वसूल करेंगे और जमींदार वसूल करके अंग्रेज़ों को दे देंगे, लेकिन इसमें सीधा किसानों से भू राजस्व तय किया गया था। तो ये रेतवाड़ी बंदोबस्त कहलाया। तीसरा है महलवाड़ी बंदोबस्त। इसमें ये उत्तरी भारत में शुरू किया गया था। महलवाड़ी बंदोबस्त, महल इसका मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ विलेज, यानी गांव। तो इसमें पूरे गांव के साथ ही भू राजस्व तय किया गया था। इसमें गांव के मुखिया या एक बॉडी ऑफ कोशेयर्स बनाई गई, उसके साथ तय किया गया कि वो पूरा इकट्ठा करके अंग्रेज़ों को दे देगा। तो पूरा गांव इसके लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार था। उत्तरी भारत में ये व्यवस्था लागू की और मार्टिन बार्ट इसके जनक माने जाते हैं। मार्टिन बार्ट ने ये महलवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी और ये तकरीबन 30% ब्रिटिश भारत में लागू थी, जिसमें उत्तरी भारत शामिल है। उत्तरी भारत मतलब अवध है, पंजाब है, मध्य प्रदेश, मध्य भारत में भी ये महलवाड़ी व्यवस्था लागू थी। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों द्वारा तीनों ही प्रकार की व्यवस्था लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त में ज़मीन का मालिक माना गया किसान को, जमींदार को, जोतदार को, अंग्रेज़ों को। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, जमींदार को। यानी स्थायी बंदोबस्त में किसान को भूमि का मालिक न मान करके अंग्रेज़ों ने जमींदार को भूमि का मालिक माना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में जमींदारों द्वारा भू राजस्व के भुगतान में चूक का कारण था प्रारंभिक मांग बहुत ऊंची होना। ये भी ठीक है, चूँकि पहले की जो दर, इसमें बढ़ने की कोई संभावना नहीं थी, तय किया गया था, तो पहले से ही भू राजस्व की दर ऊंची तय की गई थी। राजस्व असमान, फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व का भुगतान जरूरी था, बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई माफ़ी नहीं थी, चाहे अतिवृष्टि हो चाहे अनावृष्टि, अंग्रेज़ों द्वारा भू राजस्व वसूल किया जाना है तो किया जाना है, फिक्स था, तय था। जमींदारों की शक्ति केवल राजस्व इकट्ठा करने तक सीमित कर दी गई, तो ये भी ठीक है, क्योंकि जमींदारों के पहले काफ़ी व्यापक अधिकार थे। वो सेना रखते थे, वो मुद्रा जारी कर सकते थे, वो अपने किले बना करके रहते थे, उनके न्यायिक अधिकार थे। अब अंग्रेज़ों ने सारे अधिकार लेकर के उन्हें केवल भू राजस्व कलेक्ट करने तक सीमित कर दिया।
तो ऐसे में उनकी घटती शक्ति के चलते वो भूरासो वसूल भी नहीं कर पाए, तो इस वजह से भी चूक होती थी। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे? फर्जी बिक्री करना, ये भी ठीक है। अन्य कोई जमींदार खरीद लेता तो आसानी से कब्जा नहीं ले सकता था, ये भी ठीक था। अपने परिवार की महिलाओं के नाम जमींदारी करके, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब ये भी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी है वो राइट आंसर। यानी इसमें जमींदार ज़मीन का मालिक माना गया, लेकिन वो तब तक ही माना गया जब तक भू रासो चुकाता रहेगा। जैसे ही वो चूक करता उसकी ज़मींदारी नीलाम होती। हालांकि नीलामी के बाद भी इन तरीक़ों से, इन हथकंडों से जमींदार अपनी ज़मींदारियाँ बचाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो ये अभी हमने पढ़ा ही था, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त को स्थायी कब किया गया? 1790 में, 1793 में, 1796 में, 1858 में। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी कर दिया। 1790 में शुरू किया था, फिर इसे इंग्लैंड भेजा, वहाँ से परमिशन हो आया 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रशासन के विषय में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में वाद विवाद का मुख्य आधार बनी मुख्य रिपोर्ट थी? दूसरी रिपोर्ट, तीसरी रिपोर्ट, चौथी रिपोर्ट, पांचवी रिपोर्ट। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, पांचवी रिपोर्ट। ये बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है पांचवी रिपोर्ट। इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज की समीक्षा और इसके प्रशासन को विफल है वो साबित किया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में डिस्कशन का ये मुख्य आधार बनी थी ब्रिटिश संसद में पांचवी रिपोर्ट। पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत की गई? 1810 में, 1813 में, 1833 में, 1858 में। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 1813 में ये ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी और 1813 में फिर ये चार्टर एक्ट बना और उसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संसद में 1813 में पेश की गई पांचवी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य है? सत्य कौन सा है वो देखना है। यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठों की थी, जिसमें अधिकांशतः जमींदारों और रैयतों की अर्जियां शामिल थी, ठीक है। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इसका काफ़ी डिस्कशन हुआ। पांचवी रिपोर्ट लिखने वाले कंपनी के कुशासन की आलोचना करने पर तुले हुए थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो उपरोक्त सभी, डी इज़ दी राइट आंसर। यानी पांचवी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के जो व्यापारिक एकाधिकार है उसको समाप्त करने पर तुले हुए थे। क्यों? क्योंकि वो भी व्यापार करना चाहते थे। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, तो वो उद्योगपति जो इस संसद के सदस्य थे चाहते थे भारत से व्यापार करें, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत से व्यापार करने की परमिशन थी। तो इन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की ये जो पांचवी रिपोर्ट थी उसमें ब्रिटिश शासन को, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को बिल्कुल ख़राब बताया और इसके परिणाम स्वरूप फिर 1813 में चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। केवल चीन और चाय के साथ उसका एकाधिकार रखा गया। पहाड़िया लोगों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब देखिए, सत्य नहीं है वो देखना है हमें। पहाड़िया लोग राजमहल की पहाड़ियों में रहते थे और जंगल के उत्पाद से गुजर बसर करते थे, बिल्कुल ठीक है। पहाड़िया लोग हल का प्रयोग करते थे और झूम खेती किया करते थे। रेशम के कीड़े पालना, काठ कोयला बनाना, शिकार करना, पहाड़िया लोग घनिष्ठता से जुड़े हुए थे, ये भी ठीक है। पहाड़िया लोगों ने राजमहल क्षेत्र में अंग्रेज़ों के कृषि करने का प्रस्ताव को नकार दिया, हाँ ये भी ठीक है, पहाड़िया लोगों ने मना कर दिया था। फिर संथाल लोगों को अंग्रेज़ों ने तैयार किया था। तो पहाड़िया लोग झूम खेती तो किया करते, लेकिन ये हल का प्रयोग, ये देखिए हल दे रखा है, तो ये हल का प्रयोग नहीं करते थे। ये किसका प्रयोग करते थे? कुदाल का। तो कुदाल होता तो ये सही था, नहीं तो ये गलत है। तो हम कहेंगे राइट कौन सा है? बी, यानी सत्य नहीं है वो देखना है, तो ये गलत है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संथाल विद्रोह का नेता था सिद्धू माझी, शाह राजमल, कुंवर सिंह, अहमदुल्ला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिद्धू माझी और कानू माझी, ये भी इनके नेता थे।
1855-56 में संथालों ने विद्रोह किया था सिद्धू माझी और कानू माझी के नेतृत्व में, जस्ट 1857 की क्रांति से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत में लागू ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली थी स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, उपरोक्त सभी। तो दक्षिण भारत में अभी हमने पढ़ा था कौन सी व्यवस्था थी, रेतवाड़ी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दामिन इको से क्या अभिप्राय था, राजमहल क्षेत्र में स्थित पहाड़ियों के गांव, राजमहल क्षेत्र में स्थित संथालों के गांव, राजमहल क्षेत्र में स्थित ब्रिटिश क्षेत्र बंगाल में स्थित जोतदारों के गांव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजमहल क्षेत्र में स्थित संथालों के गांव, यानी संथालों को बसाया गया राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में। तो देखते ही देखते उनके गांव बसने शुरू हो गए सैकड़ों हज़ारों की तादाद में। तो वो सारी भूमि क्या कहलाती थी जहाँ संथालों के गांव थे, दामिन इको। तो ये उपनिवेशवाद एवं देहात चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs परीक्षा की दृष्टि से।